अगर आप लोग YouTube पर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्क नहीं पड़ता कि आपके 20 सब्सक्राइबर हैं या फिर 20 मिलियन, YouTube की गाइडलाइन को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि YouTube Instagram की तरह नहीं है जहां आप जो मर्जी आए वो अपलोड कर सकें। अगर आप लोग YouTube पर एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड करते हैं तो YouTube आपकी वीडियो को बड़ी गहराई से चेक करेगा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि YouTube की गाइडलाइन का उल्लंघन करती है। अगर YouTube को कुछ ऐसा मिलता है तो YouTube आपकी वीडियो को रिमूव कर देगा। जब इतनी ही इंपॉर्टेंट है YouTube की गाइडलाइंस, तो लोग इन्हें क्यों इग्नोर करते हैं? हर साल YouTube पर करोड़ों चैनल डिलीट होते हैं। अगर 2024 का डाटा देखा जाए तो YouTube ने फर्स्ट क्वार्टर में अप्रॉक्स 16 मिलियन चैनल डिलीट किए, और इतना ही नहीं, सेकंड क्वार्टर में 3 मिलियन से भी ज्यादा चैनल डिलीट किए। लेकिन डिलीट क्यों हुए? क्योंकि उन अकाउंट्स ने YouTube की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। इस रिपोर्ट में न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट गाइडलाइन के तहत 4.8% चैनल को डिलीट किया गया है, क्वार्टर 2 के चैनल सस्पेंशन रेट के हिसाब से। अब इस रिपोर्ट को मैंने खुद से नहीं बनाया, बल्कि ये खुद YouTube की ऑफिशियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है। तो इसीलिए अब आप लोगों की YouTube की गाइडलाइंस को लेकर आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन कई लोगों को YouTube की गाइडलाइन को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आज मैं आपको YouTube की गाइडलाइन को बारीकी से विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और हर गाइडलाइन के साथ में आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, क्योंकि जब मुझे स्ट्राइक आई थी तब मुझे YouTube की गाइडलाइन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन स्ट्राइक आने के बाद मैंने गाइडलाइन को बारीकी से समझा और गाइडलाइंस के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च की। वैसे देखा जाए तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें YouTube की गाइडलाइन को कवर किया गया है, लेकिन उन सभी वीडियो में YouTube की गाइडलाइन टुकड़ों में बटी हुई है, और सभी गाइडलाइन के ऊपर सेपरेट वीडियो तो बहुत कम ही मिलेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करना, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फायदा है। ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचो, तुमने बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनाया, घंटों एडिटिंग की, सब कुछ परफेक्ट लगा, और जैसे ही अपलोड किया एक ईमेल आ गया, योर कंटेंट वायोलेट्स यूट्यूब्स कम्युनिटी गाइडलाइंस। फिर पता चला कि तुम्हारे चैनल पर एक स्ट्राइक लग गई है। अब तुम सोच रहे हो ये हुआ कैसे, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम में से ज्यादातर लोग यूट्यूब के सिस्टम को समझे बिना ही कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। गाइडलाइंस क्या है, क्यों बनी है, इनका असर क्या होता है, ये सब हमें तब समझ आता है जब पानी सिर से ऊपर निकल चुका होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए सीधा गाइडलाइंस की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि YouTube आखिर काम कैसे करता है। देखो, YouTube सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस है जहां व्यूअर्स, क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स तीनों साथ में काम करते हैं। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम दे दी जाए बिना किसी रूल्स के, तो वहां गड़बड़ी होना तय है। इमेजिन करो, अगर YouTube पर कुछ भी पोस्ट करने की आजादी होती तो कैसा कंटेंट भर जाता। स्पैम, फेक न्यूज, वायलेंस या कोई भी ऐसा वीडियो जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए YouTube की अपनी गाइडलाइंस होती है, ताकि प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहे, ब्रांड फ्रेंडली बना रहे और क्रिएटर्स को फेयर चांस मिले। अब सवाल आता है, अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? सिंपल है, स्ट्राइक सिस्टम। YouTube का एक 3 स्ट्राइक रूल है जो काफी सख्त है। पहली बार अगर गलती हो गई तो एक चेतावनी, वार्निंग मिलती है, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं होती। इसका मतलब है YouTube तुम्हें एक मौका दे रहा है, लेकिन इसके बाद अगर दोबारा वही गलती हुई तो पहली स्ट्राइक मिलती है और तुम्हारा चैनल कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो सकता है। दूसरी स्ट्राइक और भी खतरनाक होती है, और तीसरी स्ट्राइक के बाद तुम्हारा चैनल हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है। अब ये स्ट्राइक आती क्यों है? बहुत सारे नए क्रिएटर्स को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ कॉपीराइट वायलेशन पर ही स्ट्राइक आती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। YouTube के पास कम्युनिटी गाइडलाइंस भी हैं जो ये तय करती हैं कि किस तरह का कंटेंट अलाउड है और क्या नहीं। अब सोचो, अगर गलती से स्ट्राइक आ गई तो क्या करोगे? क्या बस चैनल डिलीट होने का इंतजार करोगे? नहीं, तुम अपील कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि YouTube ने गलत स्ट्राइक दी है तो तुम अपना पक्ष रख सकते हो, लेकिन अगर तुम सही में गाइडलाइंस तोड़ रहे हो तो कोई अपील तुम्हें बचा नहीं पाएगी। YouTube सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, और अगर तुम्हें इस कम्युनिटी में आगे बढ़ना है तो इसके रूल्स समझना बेहद जरूरी है। मोनेटाइजेशन से लेकर चैनल ग्रोथ तक सब कुछ YouTube की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। इसलिए गाइडलाइंस सीखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अब जबकि तुमने ये समझ लिया कि YouTube के नियम कितने जरूरी हैं, अब हम एक एक करके उन गाइडलाइंस को डिटेल में समझेंगे, ताकि तुम्हारा चैनल हमेशा सेफ और सक्सेसफुल रहे। YouTube ने अपनी गाइडलाइन को 4 टुकड़ों में बांट रखा है। सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसके बाद कॉपीराइट गाइडलाइंस, फिर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, एंड लास्ट में अदर पॉलिसी है। लेकिन हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस की सभी गाइडलाइंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइन है हार्मफुल या फिर डेंजरस कंटेंट।
इस गाइडलाइन का मतलब है कि आप ऐसे कंटेंट नहीं बना सकते जो किसी को फिजिकली या मेंटली हार्म पहुंचा सकता है। अगर आप किसी डेंजरस एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं जो आपके ऑडियंस के लिए अनसेफ हो सकती है, तो वो हार्मफुल कंटेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप फायरवर्क्स बिना सेफ्टी मेजर्स के यूज कर रहे हैं। ये डेंजरस कंटेंट हो सकता है क्योंकि कोई दूसरा इस वीडियो को देखकर अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने वीडियो में सेफ्टी मेजर्स दिखाई हो तो वो सही होगा। तो यहाँ आपको समझना होगा कि अगर आप कोई एक्टिविटी दिखाते हैं जो अनसेफ हो सकती है, चाहे आप सेफ्टी मेजर्स दिखाए हों, YouTube फिर भी उस कंटेंट को डेंजरस ही समझेगा और YouTube ऐसे कंटेंट को बैन कर सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है हेट स्पीच या फिर हरासमेंट। इस गाइडलाइन के तहत आप ऐसे कंटेंट नहीं बना सकते जो दूसरे लोगों को हेट या हरासमेंट करने के लिए एनकरेज करे। अगर आपका कंटेंट दूसरे इंडिविजुअल्स या ग्रुप के लिए डिस्क्रिमिनेटोरी, ऑफेंसिव या इंसल्टिंग हो तो वो हेट स्पीच है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप किसी दूसरे कंट्री के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं उनकी एथनिसिटी को टारगेट करते हुए, तो ये कंटेंट हरासमेंट या हेट स्पीच के अंडर आता है, जिसे YouTube टेक डाउन कर सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर वो ह्यूमर या सार्केज्म में जोक कर रहे हैं YouTube को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। तो यहाँ आपको समझना होगा कि अगर आप ह्यूमर या सार्केज्म के थ्रू भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो हरासमेंट बन जाएगा, जो कि YouTube के लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चाहे आप जोक कर रहे हो या सीरियस, YouTube आपके कंटेंट को डिलीट कर सकता है। तो तीसरी गाइडलाइन है वायलेंट या फिर ग्राफिक कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत आपको ऐसे कंटेंट को अवॉइड करना होगा जिसमें वायलेंस या ग्राफिक कंटेंट हो। अगर आप किसी डेथ, ब्लड या वायलेंट एक्शंस दिखाते हैं तो वो YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट करेगा, जिससे YouTube आपके कंटेंट को डिलीट कर सकता है। इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान के चलो अगर आप अपने वीडियो में एक्चुअल फाइट दिखाते हैं या ब्लडशेड दिखाते हैं तो YouTube इसे ग्राफिक कंटेंट समझेगा, जिससे YouTube कंटेंट को रिमूव कर सकता है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर वो फिक्शनल या कार्टूनिश वायलेंस दिखाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ आपको समझना होगा कि अगर आपके कंटेंट में ग्राफिक वायलेंस है, फिर चाहे वो एनिमेटेड हो या फिक्शनल, अगर वो कंटेंट शॉक देने वाला है तो YouTube आपके कंटेंट को टेक डाउन कर सकता है। तो YouTube की अगली गाइडलाइन है न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल कंटेंट। इस गाइडलाइन का मतलब है कि आपको न्यूडिटी या सेक्सुअल कंटेंट दिखाने से बचना चाहिए। अगर आपका कंटेंट एक्सप्लिसिट है या इनएप्रोप्रिएट है तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट करेगा, जिससे YouTube आपके कंटेंट को रिमूव कर सकता है। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें एक्सप्लिसिट सेक्सुअल बिहेवियर या न्यूडिटी दिखाई हो, तो ये कंटेंट सेक्सुअल कंटेंट के अंडर आता है और YouTube उसे रिमूव कर सकता है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर वो आर्टिस्टिक पर्पसेस से न्यूडिटी दिखाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि आर्टिस्टिक न्यूडिटी भी अगर एक्सप्लिसिट या सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में हो तो वो स्टिल YouTube की गाइडलाइंस को वायलेट करेगा। आपको हमेशा अपने कंटेंट में इनअप्रोप्रिएट मटेरियल से बचना होगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है चाइल्ड सेफ्टी। इस गाइडलाइन के तहत आपको अपने कंटेंट में चिल्ड्रन की सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर आपका कंटेंट चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वह चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन के अंडर आएगा, जिसके तहत YouTube आपके कंटेंट को रिमूव कर सकता है। इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान के चलो कि आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप डेंजरस एक्टिविटी करते दिखते हैं और आप चिल्ड्रन के साथ वो एक्टिविटी करने के लिए कह रहे हैं, तो यह चाइल्ड सेफ्टी वैल्यूएशन माना जाएगा और ऐसे कंटेंट को YouTube डिलीट कर सकता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने पेरेंटल कंसेंट लिया है तो क्या वह सही रहेगा? तो इधर आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि पेरेंटल कंसेंट से कंटेंट सेफ नहीं हो सकता। अगर वह एक्सप्लॉइटेटिव हो या आप अपने कंटेंट में अनसेफ चीजें दिखाते हैं तो वह चिल्ड्रन सेफ्टी गाइडलाइंस को वायलेट करेगा, जो कि YouTube कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है इम्पर्सनेशन। इस गाइडलाइन के तहत आपको ऐसे कंटेंट बनाने से बचना होगा जो दूसरे लोग या ब्रांड्स को इम्पर्सनेट करता हो। अगर आप किसी और के नाम से कंटेंट बना रहे हो या उनका आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो वो इम्पर्सनेशन हो सकता है। अभी आपके दिमाग में ठीक से गुस्सा नहीं होगा, इसलिए एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने अपने चैनल का नाम कोका कोला ऑफिशियल रखा है और आप कोका कोला ब्रांड की तरह अपना कंटेंट दिखाते हो, तो यही चीज इम्पर्सनेशन होती है और ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो पैरोडी या सैटायर कर रहे हैं तो क्या वो सही रहेगा? तो ध्यान से सुनिए, पैरोडी या सैटायर जब तक क्लियर और रिस्पेक्टफुल हो तब तक वह अलाउड है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ब्रांड या व्यक्ति का नाम मिसयूज कर रहे हैं तो वो इम्पर्सनेशन के अंदर आएगा और आपको स्ट्राइक मिल सकती है। तो ऐसी चीजों से आपका बचना ही सही रहेगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है साइबर बुलिंग। इस गाइडलाइन के तहत आपको ऐसे कंटेंट से बचना होगा जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति या ग्रुप के साथ किसी को बुलिंग या हरासमेंट कर रहे हैं। अगर आप दूसरों को मेंटली हार्म करते हैं या उन्हें इंसल्ट करते हैं
तो वो साइबर बुलिंग के कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप किसी यूट्यूबर की पर्सनल अपीयरेंस का मजाक उड़ाते और उन्हें पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, तो ये साइबर बुलिंग माना जाएगा और आपके कंटेंट को यूट्यूब डिलीट कर देगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वह किसी को जोकिंगली या लाइट हार्टेडली इंसल्ट करते हैं तो क्या वह सही रहेगा? तो इधर आपको समझने की जरूरत है, चाहे आप जोकिंग या लाइट हार्टेडली इंसल्ट कर रहे हों, अगर वो हार्मफुल या डिसरिस्पेक्टफुल है तो वो साइबर बुलिंग के अंदर आएगा, क्योंकि आपको दूसरों के फीलिंग्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग रोस्ट वीडियो बनाते हैं तो वह लोग इस गाइडलाइन के अंडर ही काम करें। किसी को इतना बुरा रोस्ट मत करो कि वो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले ले या फिर वो अपने ऊपर ही एक्शन ले ले। जब भी रोस्ट वीडियो बनाओ तो इस गाइडलाइन को जरूर याद रखना। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है रेगुलेटेड गुड्स। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube पर रेगुलेटेड गुड्स का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू आदि। अगर आप ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वह रेगुलेटेड गुड्स की कैटेगरी में आएगा, जिससे कि YouTube आपके कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप अल्कोहल या तंबाकू का प्रमोशन कर रहे हैं या उनके बेनिफिट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह रेगुलेटेड गुड्स के अंडर आएगा। चाहे आप बेनिफिट्स बताएं या फिर लॉसेस, ऐसे कंटेंट को YouTube डिलीट कर सकता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वह एज रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिए, एज रिस्ट्रिक्शन लगाना भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आप रेगुलेटेड गुड्स का प्रमोशन कर रहे हो, ऐसे कंटेंट को YouTube के द्वारा बैन कर दिया जाएगा, चाहे आप एज रिस्ट्रिक्शन लगाए हो या फिर नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है सुसाइड या फिर सेल्फ हार्म। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube पर ऐसे कंटेंट बनाने से बचना चाहिए जो सुसाइड या सेल्फ हार्म को ग्लोरीफाई करे या उन्हें एनकरेज करे। अगर आप किसी को ऐसी डेंजरस एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज करते हैं तो वो सुसाइड या फिर सेल्फ हार्म कैटेगरी में आएगा। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें आप सुसाइड मेथड्स या सेल्फ हार्म की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये सेल्फ हार्म प्रमोशन के अंडर आएगा और ऐसे कंटेंट को YouTube कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं तो क्या वो सही रहेगा? तो इधर आप ध्यान से सुनिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो। अगर आप मेंटल हेल्थ या सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हो तो वो अलाउड है, लेकिन आपको अपने कंटेंट को सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल रखना होगा। अगर आपके कंटेंट से थोड़ा भी हार्मफुल बिहेवियर प्रमोट हो रहा है तो वो बैन कर दिया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है स्पैम या फिर मिसलीडिंग कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube ऐसा कंटेंट बनाने से बचना होगा जो स्पैम या मिसलीडिंग हो। अगर आप गलत जानकारी, क्लिकबेट या मिसलीडिंग टाइटल्स का उपयोग करते हैं तो वो स्पैम या फिर मिसलीडिंग कंटेंट के अंतर्गत आएगा। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसका टाइटल था हाउ आई मेड $1 million इन 1 day, मतलब कि मैंने एक दिन में $1 million कैसे बनाया। ये संभव नहीं है और आपने वीडियो में कुछ अलग ही बता दिया। मतलब आपको क्लिकबेट से बचना चाहिए। आपको कभी ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जो संभव ना हो और आपका टाइटल आपके कंटेंट से पूरी तरह मिलना चाहिए। अगर आप क्लिकबेट गतिविधि करते हैं तो YouTube आपको स्ट्राइक दे सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है प्राइवेसी वायलेशंस। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube पर किसी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को करना या लीक करना अलाउड नहीं है। अगर आप किसी की पर्सनल डिटेल्स बिना उनकी परमिशन के शेयर करते हैं, जैसे कि एड्रेस, फोन नंबर या ईमेल एड्रेस, तो वो प्राइवेसी वायलेशन के कैटेगरी में आएगा। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने अपनी वीडियो में किसी के प्राइवेट नंबर या उनके एड्रेस को शेयर कर दिए बिना उनकी परमिशन के, तो ये प्राइवेसी वायलेशन होगा। इससे YouTube आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वो किसी पब्लिक फिगर का डेटा शेयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। पब्लिक फिगर का डेटा शेयर करना भी प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है अगर वो पर्सनली आइडेंटिफिएबल है और उनकी एक्सप्लिसिट कंसेंट नहीं ली गई। तो आपको हमेशा पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना होगा, क्योंकि ये पॉलिसी और भी रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही है। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है मिस इन्फॉर्मेशन या फिर स्कैम्स। इस गाइडलाइन के तहत आपको YouTube पर ऐसा कंटेंट बनाने से बचना होगा जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता हो, जैसे फेक न्यूज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या स्कैम्स। अगर आप मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे लोगों को हार्म हो सकता है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन के कैटेगरी में आएगा और YouTube ऐसे कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अगर वो अपने वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपका कंटेंट फैक्ट बेस्ड नहीं है और मिसलीडिंग है तो वो हार्मफुल हो सकता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए। YouTube को मिसलीडिंग कंटेंट के लिए सीरियस एक्शन लेने पड़ते हैं, तो हो सके तो आपको अपनी वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचना चाहिए। तो ये तो थी कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर आप इन गाइडलाइंस के खिलाफ काम करेंगे तो आपको स्ट्राइक आ सकती है और आपका कंटेंट रिमूव किया जा सकता है। आई होप कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब बात करते हैं कॉपीराइट गाइडलाइंस की।
तो सबसे पहले बात करते हैं पहली गाइडलाइन के बारे में, जिसका नाम है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत आपको दूसरे क्रिएटर्स के कंटेंट को बिना उनकी परमिशन के यूज करने से बचना होगा। अगर आप किसी का वीडियो, म्यूजिक या इमेज बिना उनकी एक्सप्लिसिट कंसेंट के यूज करते हैं तो वो कॉपीराइट वायोलेशन होगा, जिसके तहत YouTube आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो का क्लिप अपनी वीडियो में बिना उनकी परमिशन से यूज किया, तो इसे ही हम अनऑथराइज्ड यूज कहेंगे। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर वो क्रेडिट दे रहे हैं तो उन्हें कॉपीराइट की कोई दिक्कत तो नहीं हो। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी का कंटेंट यूज करते हैं तो परमिशन लेना जरूरी है, चाहे आप क्रेडिट दे रहे हो या फिर नहीं। आपको फेयर यूज की जानकारी भी होनी चाहिए। अब ये फेयर यूज क्या है, इसे हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं दूसरी गाइडलाइन के बारे में, जो कि है फेयर यूज। अब ये क्या है, ध्यान से समझिए। फेयर यूज के अंडर आप दूसरे कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि कमेंट्री, क्रिटिसिज्म या पैरोडी। लेकिन अगर आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, तो वो कॉपीराइट वायलेशन हो सकता है। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई जिसमें आप किसी मूवी की क्लिप को अपनी वीडियो में यूज कर रहे हैं। अगर आपने उस क्लिप को थोड़ा बहुत एडिट किया है तो ये फेयर यूज होगा। अगर क्लिप को एडिट नहीं करते हैं, जैसे कि तैसी अपनी वीडियो में यूज कर लेते हैं, तो ये कॉपीराइट वायलेशन होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो शॉर्ट क्लिप यूज करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो। तो ध्यान से सुनिए, फेयर यूज तभी होता है जब आपने कंटेंट को ट्रांसफॉर्म किया हो, न कि बस कॉपी किया हो। अगर आप कंटेंट को सब्सटैंशियल यूज कर रहे हो बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, तो वो कॉपीराइट वायलेशन होगा। अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है कॉपीराइट स्ट्राइक्स। अब ये गाइडलाइन क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आप अनऑथराइज्ड कंटेंट यूज करते हैं तो कॉपीराइट होल्डर यानी कि रियल कंटेंट का मालिक आपके खिलाफ कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकता है। और आपको तो पता ही होगा कि 3 स्ट्राइक्स आने के बाद आपका चैनल परमानेंटली बैन हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप ऑथराइज्ड कंटेंट ही यूज करें। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट का सॉन्ग अपनी वीडियो में यूज किया बिना परमिशन के। अगर आर्टिस्ट ने कॉपीराइट क्लेम किया तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो पब्लिक डोमेन का कंटेंट यूज करते हैं तो उन्हें भी स्ट्राइक मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। पब्लिक डोमेन कंटेंट यूज करने पर भी अगर वो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन के अंडर आता है तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है। आपको प्रॉपर लाइसेंसेस या परमिशंस की जरूरत होती है किसी का कंटेंट यूज करने से पहले। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है पब्लिक डोमेन या फिर क्रिएटिव कॉमन। इस गाइडलाइन के अंतर्गत आप पब्लिक डोमेन या क्रिएटिव कॉमन के कंटेंट को फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशन को समझकर फॉलो करना जरूरी है। कुछ कंटेंट को मॉडिफाई या कमर्शियल यूज के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक क्रिएटिव कॉमन का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड किया, तो आपको एट्रीब्यूशन देना होगा या फिर मॉडिफिकेशन की टर्म को फॉलो करना होगा। मतलब कि आपको उस कंटेंट को जैसे का तैसा अपलोड नहीं करना है। इसकी वजह आपको उस कंटेंट को थोड़ा एडिट करके मॉडिफाई करना होगा। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्रिएटिव कॉमन कंटेंट को बिना एट्रीब्यूशन के यूज करना अलाउड है। तो ध्यान से सुनो, आपको क्रिएटिव कॉमन कंटेंट का यूज करते वक्त लाइसेंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो आपको क्रेडिट देना होगा। अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो आपको स्ट्राइक आ सकती है। तो यहाँ पर कॉपीराइट गाइडलाइंस की सभी गाइडलाइंस खत्म होती हैं। आपको इन गाइडलाइंस को रटना नहीं है, बस समझना है कि आपको किस तौर पर आगे काम करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट पर एड चलाने या फिर आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पहली गाइडलाइन के बारे में, जिसका नाम है एड फ्रेंडली कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत आपके वीडियोस को मोनेटाइज करने के लिए उन्हें एड फ्रेंडली होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट सेफ, नॉन ऑफेंसिव और फैमिली फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपके वीडियोस में वायलेंस, हेट स्पीच या एक्सप्लिसिट कंटेंट होगा तो वो मोनेटाइज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक कॉमेडी वीडियो बनाया जिसमें लाइट हार्टेड जोक्स और फनी कंटेंट है, तो वो एड फ्रेंडली होगा। लेकिन अगर आपने एक वीडियो बनाया जिसमें एक्सप्लिसिट लैंग्वेज या ऑफेंसिव टॉपिक्स हैं, तो वो एड फ्रेंडली नहीं माना जाएगा। और अगर एड फ्रेंडली नहीं होगा तो आप उस वीडियो से 1 रुपए भी नहीं कमा सकते। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हर एक वीडियो ऑटोमेटिकली एड फ्रेंडली होता है अगर उसमें अच्छा कंटेंट हो तो ध्यान से सुनिए। आपको अपने कंटेंट को एड फ्रेंडली बनाने के लिए YouTube की एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। सिर्फ गुड कंटेंट होने से मोनेटाइजेशन नहीं मिलता। अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है ओरिजिनल कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत मोनेटाइजेशन के लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना होगा। अगर आप रीयूज्ड कंटेंट को बिना ट्रांसफॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। YouTube चाहता है कि आप अपना यूनिक कंटेंट खुद बनाएं, ना कि किसी दूसरे का कंटेंट डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करें। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए
कि आप रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप किसी दूसरे वीडियो का कंटेंट यूज करते हैं, तो आपको अपने ऑन ऑडियंस या ट्रांसफॉर्मेशन देने होंगे। अगर आप बस ओरिजिनल वीडियो को अपलोड करते हैं बिना चेंजेस के, तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो वीडियो कॉम्पिलेशन बनाते हैं तो क्या वो ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वीडियो कॉम्पिलेशन क्या होता है। आपने कई बार ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें कई फनी रील्स एक वीडियो में होती है। ऐसी ही वीडियो को वीडियो कंपाइलेशन कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ऐसी वीडियो को ओरिजिनल माना जाएगा या नहीं। अगर आप कंपाइलेशन वीडियोस बनाते हैं तो आपको उसमें अपना यूनिक इनपुट देना होगा, जैसे कि एडिटिंग, कमेंट्री या एनालिसिस। सिर्फ दूसरे कंटेंट को जोड़ना रीयूज्ड कंटेंट माना जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये गाइडलाइन अच्छे से समझ में आई हो। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है रीयूज्ड कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत अगर आप दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट बिना ट्रांसफॉर्म किए यूज करते हैं, मतलब कि बिना एडिटिंग या फिर अपना टच दिए बगैर यूज करते हैं, तो वो रीयूज्ड कंटेंट के अंडर आएगा। रीयूज्ड कंटेंट को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। आपको अपना यूनिक कंटेंट बनाना ही होगा। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो क्लिप अपने वीडियो में यूज किया बिना किसी एडिटिंग के, तो ये रीयूज्ड कंटेंट हो सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं और उस कंटेंट को एडिट कर रहे हैं, तो क्या वो ओरिजिनल माना जाएगा? तो ध्यान से सुनिए, आपको कंटेंट को सब्सटेंशियली ट्रांसफॉर्म करना होगा। बस एडिटिंग या माइनर चेंज करना इनफ नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है चैनल रिक्वायरमेंट्स 4K आवर्स 1K सब्स। इस गाइडलाइन के तहत YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था लॉन्ग वीडियो बनाने वालों की। अब बात करते हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाने वालों की। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उस केस में आपके चैनल पर वॉच टाइम नहीं जुड़ता है। अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और लास्ट 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज चाहिए होंगे। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस। इस गाइडलाइन के तहत आपके वीडियो को एड से मोनेटाइज करने के लिए उन्हें YouTube के एडवर्टाइजर्स फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। आपको अपने कंटेंट में सेंसिटिव टॉपिक जैसे वायलेंस, हेट स्पीच, ड्रग्स और एक्सप्लिसिट कंटेंट को अवॉइड करना होगा। अगर आपके वीडियो में ये चीजें होती हैं तो एडवर्टाइजर्स उस कंटेंट के आसपास ऐड नहीं दिखाना चाहेंगे, और अगर आपके वीडियो पर ऐड नहीं चलेंगे तो आपकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने अपने वीडियो में वायलेंस सीन या अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया है, तो वो एड फ्रेंडली नहीं होगा और आपको मोनेटाइजेशन के लिए उस वीडियो को डिसेबल करना पड़ेगा। अब कुछ लोग सो रहे होंगे कि अगर उनका वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो क्या वो एड फ्रेंडली होगा, चाहे वो सेंसिटिव टॉपिक हो या फिर नहीं। तो ध्यान से सुनिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी अगर सेंसिटिव टॉपिक पर है, जैसे पॉलिटिकल डिबेट्स, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन या कंट्रोवर्शियल इशू, तो उन्हें भी एड फ्रेंडली गाइडलाइन को ध्यान से फॉलो करना होगा। अगर इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आपकी वीडियो पर एड नहीं आएंगे। तो ये थी YouTube की सभी मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब बात करते हैं YouTube की अदर पॉलिसीज के बारे में। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिसी आएंगी उन्हें आप फ्यूचर में ब्रेक जरूर करेंगे या कर सकते हैं, इसलिए इन पॉलिसीज को ध्यान से जरूर समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली गाइडलाइन के बारे में, जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप डिस्क्लोजर। इस गाइडलाइन के तहत अगर आप किसी कंपनी या ब्रांड के साथ स्पॉन्सरशिप करते हैं तो आपको डिस्क्लोजर करना जरूरी है। मतलब कि आपको अपने व्यूअर्स को बताना होगा कि आपने उनके लिए कोई पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप की है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो आपको स्ट्राइक या पेनल्टी मिल सकती है। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके चैनल पर कोई ब्रांड आता है जो आपके वीडियो में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराना चाहता है। अगर आप उनसे पैसे लेते हैं तो आपको अपने व्यूअर्स को बताना होगा कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो ब्रांड मेंशन कर रहे हैं बिना पैसे लिए तो स्पॉन्सरशिप डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके वीडियो में ब्रांड प्रमोशन है, चाहे आपने पैसे लिए हों या फिर नहीं, फिर भी स्पॉन्सरशिप डिस्क्लोजर जरूरी है। ये FTC फेडरल ट्रेड कमीशन रूल्स के अंडर आता है, जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। इस गाइडलाइन के तहत अगर आपका कंटेंट मैच्योर है या उसमें ऐसे टॉपिक हैं जो चिल्ड्रन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको अपने वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। इसका मतलब है कि वो वीडियो ओनली एडल्ट्स ही देख सकते हैं और किड्स के लिए इनएक्सेसिबल हो जाता है। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने अपने वीडियो में एक्सप्लिसिट लैंग्वेज या ग्राफिक कंटेंट का यूज किया है, तो आपको वो वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर उनका वीडियो मैच्योर ऑडियंस के लिए है तो क्या वो ऑटोमेटिकली एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपके वीडियो में मैच्योर कंटेंट है तो आपको मैन्युअली अपने वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। YouTube अपने AI टूल से चेक कर लेता है, लेकिन ह्यूमन रिव्यू भी बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको खुद से एज रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है एक्सटर्नल लिंक्स पॉलिसी। इस गाइडलाइन के तहत आपको अपनी वीडियो
वीडियो में एक्सटर्नल लिंक्स मतलब कि डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दी गई लिंक को शेयर करते वक्त केयरफुल रहना होगा। अगर आप ऐसी लिंक शेयर करते हैं जो मिलीशियस हैं या हार्मफुल कंटेंट को प्रमोट करती हैं, तो यूट्यूब उसे ब्लॉक कर सकता है। अब इसे थोड़ा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेक वेबसाइट या फिशिंग साइट्स का लिंक डाल दिया है, तो ये पॉलिसी वायलेशन होगा, जिसके अंडर आपकी लिंक को रिमूव किया जा सकता है और शायद आपको स्ट्राइक भी आ जाए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वह ट्रस्टेड वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं तो क्या वह सेफ रहेगा? तो ध्यान से सुनिए, आपको ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट के ही लिंक शेयर करने चाहिए। अगर आप अनसर्टेन हैं तो लिंक शेयर करने से पहले चेक जरूर करना चाहिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक शेयर करते हैं जो यूट्यूब की पॉलिसी खिलाफ होता है, तो इससे आपके कंटेंट को खतरा हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है थंबनेल और टाइटल पॉलिसी। इस गाइडलाइन के तहत आपके थंबनेल और टाइटल को एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप लिक्विड का यूज करते हैं, मतलब ऐसे टाइटल से थंबनेल लगाते हैं जो वीडियो के कंटेंट से मैच नहीं करते, तो यूट्यूब आपको पेनलाइज कर सकता है और आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। अगर समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने अपने थंबनेल में शॉपिंग इमेज डाली है, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्लिकबैट हो सकता है और आपको क्लिकबैट से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। अब कुछ क्रिएटर सोच सकते हैं कि आई कैचिंग थंबनेल का यूज करना अलाउड है, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो या ना। तो ध्यान से सुनिए, थंबनेल और टाइटल को ऑनेस्ट और एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो में कुछ और है और थंबनेल में कुछ और, तो YouTube उसे मिसलीडिंग समझ सकता है, जिसके तहत YouTube स्ट्राइक दे सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है कम्युनिटी टैब गाइडलाइन। YouTube के कम्युनिटी टैब का यूज करके आप अपने ऑडियंस से डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पैम, हरासमेंट या हेट स्पीच से बचना होगा। आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में रिस्पेक्टफुल रहना होगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप अपने कम्युनिटी टैब पर किसी क्रिएटर के बारे में नेगेटिव कमेंट या पर्सनल अटैक पोस्ट करते हैं, तो आपको वार्निंग मिल सकती है या पोस्ट को रिमूव कर दिया जा सकता है। अब कुछ क्रिएटर सोच रहे होंगे कि पर्सनल ओपिनियन को फ्रीली शेयर किया जा सकता है, चाहे फिर वो दूसरे क्रिएटर को टारगेट कर रहे हो। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तरीके से ओपिनियन शेयर करते हैं तो ये अलाउड है। अगर आप ऑफेंसिव या हार्मफुल कंटेंट शेयर करते हैं तो वो वायलेशन माना जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगली गाइडलाइन की ओर, जिसका नाम है कमेंट्स मॉडरेशन। इस गाइडलाइन के तहत YouTube पर आपके वीडियो के कमेंट्स को मॉडरेट करना जरूरी है। अगर आपके कमेंट में स्पैम, हेट स्पीच या हरासमेंट है, तो YouTube को वो रिपोर्ट करना होगा। आप अपने चैनल के कमेंट को फिल्टर भी कर सकते हैं ताकि अनवांटेड कमेंट न आए। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी ने आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में एब्यूजिव लैंग्वेज लिखा है। अगर आप उस कमेंट को इग्नोर करते हैं तो YouTube आपके चैनल को वार्निंग दे सकता है। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अगर वो कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिए, आपको अपने कमेंट्स को मॉनिटर करना होगा। अगर आप कमेंट्स को डिसेबल करते हैं तो YouTube आपको वार्निंग दे सकता है। आप कमेंट्स को मैन्युअल भी अप्रूव या रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर YouTube की सभी गाइडलाइंस लगभग कंप्लीट होती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जिन्हें कई लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आपका ये अवॉइड करना आपको किसी दिन भारी पड़ सकता है। इसीलिए कॉमन मिस्टेक्स को बड़ी ध्यान से समझना जरूरी है। तो सबसे पहली मिस्टेक है क्लिकबेट। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी वीडियो को वायरल कराने के चक्कर में क्लिकबेट का उपयोग करते हैं। मतलब आप अपनी वीडियो में कुछ अलग दिखाते हैं और थंबनेल में कुछ अलग, और आपकी वीडियो का टाइटल कुछ अलग ही बता रहा है। तो ये मिस्टेक अवॉइड करना सीखो। आपको अपने कंटेंट को ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑडियंस को परोसना होगा। मान लीजिए आपने टाइटल में लिखा कि मैं 30 दिन में सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बना, लेकिन वीडियो में आपने कुछ और ही बता दिया। आपके टाइटल से वीडियो पूरी तरह मैच होनी चाहिए, न कि अलग अलग। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना सीखो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप इसे कॉमन मिस्टेक समझ लेंगे तो आपको किसी न किसी दिन कई सारी स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी मिस्टेक को करते रहेंगे। अगर आप लोग ये चीज कर रहे थे तो अभी से बंद कर दो। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है इग्नोरिंग फीडबैक। YouTube पर क्रिएटर को फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने व्यूवर्स से सजेशन या फीडबैक लेते हैं तो आप अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप फीडबैक इग्नोर करते हैं तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ऑडियंस की बात ही नहीं सुनोगे तो ऑडियंस आपको क्यों दिखेगी। तो जितना हो सके अपने कमेंट सेक्शन में ऑडियंस को फीडबैक दिया करो, क्योंकि कई बार आपको कंटेंट का आइडिया कमेंट सेक्शन से ही मिल जाएगा। रही बात ग्रो होने की, तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके व्यूअर ने आपको कहा है कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी लो है, लेकिन आप उस फीडबैक को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका वीडियो एक्सपीरियंस पूर हो सकता है। हमेशा फीडबैक को इंप्लीमेंट करो और अपना फीडबैक भी दिया करो। अब बात करते हैं अगली कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है टैग स्टफिंग। अब ये टैग स्टफिंग क्या है, ध्यान से सुनिए। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि अगर वो अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा टैग लगा देंगे तो शायद उनकी वीडियो वायरल हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टैग लगाने की कुछ लिमिट होती है, और अगर आप बहुत ज्यादा टैग लगाते हैं
और उनमें से कई टैग्स तो आपकी वीडियो से रिलेट भी नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में YouTube आपके वीडियो को मिसलीड समझेगा, जिसके तहत YouTube आपको पेनलाइज कर सकता है। तो अब बात करते हैं अगली कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है इनकरेक्ट एज सेटिंग्स। इसके तहत आपको अपने वीडियो के एज सेटिंग्स को सही तरह से सेट करना होगा। अगर आपका कंटेंट मैच्योर है तो उसे एज रिस्ट्रिक्टेड करना होगा ताकि अंडर एज व्यूअर्स उसे न देखें। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया जिसमें वायलेंट कंटेंट है, लेकिन आपने उसे एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया, तो इससे YouTube आपको पेनलाइज कर सकता है। अब बात करते हैं अगली कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है नॉट डिस्क्लोजिंग AI जनरेटेड कंटेंट। इसके तहत अगर आप अपने वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने ऑडियंस को उसका डिस्क्लोज करना जरूरी है। YouTube को ये बताना होगा कि ये AI जनरेटेड है ताकि व्यूअर्स को क्लियर हो। मान लीजिए आपने अपने वीडियो में AI जनरेटेड म्यूजिक का उपयोग किया है, लेकिन आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोज कर सकते हैं या आप वीडियो में भी बता सकते हैं। अब कुछ क्रिएटर सोच सकते हैं कि अगर वो AI टूल्स का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत है या नहीं। सीधी बात, जब आप AI जनरेटेड कंटेंट का उपयोग करते हैं, चाहे वो कोई वॉइस ओवर हो, म्यूजिक या वीडियो एडिटिंग, तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ गलत फहमी के बारे में जो आप लोगों ने पाल रखी है। YouTube की गाइडलाइंस को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हैं और यही वजह है कि लोग बिना सोचे समझे गलतियां कर बैठते हैं। फिर जब स्ट्राइक या डिमोनेटाइजेशन होता है तो कहते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन असल में गलती उनकी ही होती है क्योंकि उन्होंने YouTube के रूल्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। तो चलो ऐसी कुछ कॉमन गलत फहमियों को क्लियर करते हैं जो नए क्रिएटर्स अक्सर मानते हैं। सबसे पहली गलत फहमी, शॉर्ट्स पर कोई गाइडलाइंस नहीं लगती। बहुत से लोगों को लगता है कि YouTube शॉर्ट्स पर कोई पॉलिसी लागू नहीं होती क्योंकि ये नए क्रिएटर्स के लिए प्रमोशन का तरीका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट्स पर वही कम्युनिटी गाइडलाइंस लागू होती हैं जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर होती है। मतलब अगर तुमने शॉर्ट्स में गलत जानकारी दी, वायलेंट कंटेंट डाला या कॉपीराइटेड मटेरियल यूज किया तो स्ट्राइक लग सकती है। इन गलत फहमियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, YouTube की गाइडलाइंस को ठीक से पढ़ो और उन्हें फॉलो करो। जब तक तुम YouTube के रूल्स को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा चैनल हमेशा रिस्क में रहेगा। अब बताओ इनमें से कौन सी गलत फहमी तुम्हें पहले सच लगती थी? तो ये थी लगभग YouTube की सारी गाइडलाइन। इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस यही था कि आप लोगों को इन गाइडलाइन को अच्छे से समझा पाऊं। मैंने कई बड़े क्रिएटर को देखा है जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो ही नहीं बनाई। जब मुझे खुद स्ट्राइक आई तब मैंने इस वीडियो को बनाने का एक्शन लिया। मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, YouTube की गाइडलाइन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, नहीं तो आप खुद से रिसर्च करके YouTube की गाइडलाइन के बारे में जान सकते हो। अगर YouTube पर आना चाहते हो या फिर YouTube पर लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो YouTube की गाइडलाइन को दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि यही गाइडलाइन किसी न किसी दिन आपको YouTube से भगा देंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है जो YouTube पर आना चाहता है तो उसे इस वीडियो को शेयर जरूर कर। मैं बस यही चाहता हूं कि जो भी नया क्रिएटर YouTube पर आ रहा है वो गाइडलाइन को अच्छी तरह समझ ले। हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।